आगे बढ़ने से पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। टॉपिक खत्म हो जाए इसके बाद में आना प्लेलिस्ट में और यहाँ से उसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो सीक्वेंस में तो पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो अभी तक हमने क्या किया कि जितना भी मेथड का वर्क था, जो भी व्यू का वर्क था, जो भी टेम्पलेट का वर्क था, ये सारा हम कवर कर चुके हैं। हमको फाइनली इस स्टेज पे ये पता है कि हम कैसे मॉडल में टेबल्स बनाते हैं या डेटाबेस बनाए। और डेटाबेस तो हम खैर डायरेक्ट बना रहे थे, मॉडल्स में हमने टेबल्स बनाई। व्यू के अंदर हमने अलग अलग पहले मेथड्स बनाए, फिर उन मेथड्स को हमने जेनेरिक क्लासेस में कन्वर्ट किया। जेनेरिक क्लासेस के लिए हमने क्या यूज किया था, जेनेरिक मॉडल का यूज किया। और ये मॉडल हम कहाँ से कॉल करके लेकर आए हैं, Django.views के अंदर से। अब ये जो जेनेरिक मॉडल है इसके अंदर से भी हमने किसको कॉल किया, एक लिस्ट व्यू नाम की पेरेंट क्लास थी जिसको कि हमने यूज किया कहाँ पर, इंडेक्स व्यू नाम की चाइल्ड क्लास के लिए। तो यहाँ पर हमें दो ही अलग अलग जेनेरिक क्लासेस यूज करनी थी, एक तो लिस्ट व्यू और एक डिटेल व्यू। काम हमने यहाँ पर केवल व्यू में ही जो किया, मॉडिफिकेशन किया। अदरवाइज हमारे जो इंडेक्स पेजेस थे, जितने भी हमारे पास टोटल 3 इंडेक्स पेज हैं, एक इंडेक्स, 3 HTML पेज है, एक इंडेक्स, दूसरा डिटेल और तीसरा रिजल्ट। तीनों पे हमने जो काम कर रखा था सेम टू सेम वही अभी भी चल रहा है। तो फाइनली अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम यूज केसेस पे काम करें, मतलब कि टेस्टिंग यूज केसेस। टेस्टिंग यूज केसेस के लिए हम थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेस्टिंग यूज केसेस है क्या। तो हम इसको लिखते हैं, हमारे इंट्रोडक्शन डॉट इंस्टॉलिंग गाइड एक फ़ाइल हमने बनाई थी, एक हमने ओवरव्यू के लिए बना रखा है और एक है रीडमी। ओवरव्यू में देखते हैं कि हमने ओवरव्यू में क्या लिख रखा है। ओके, ओवरव्यू के अंदर हमने नंबर ऑफ, जब हम सेल कमांड की बात कर रहे थे बहुत पहले स्टार्टिंग में, दूसरा या तीसरा लेक्चर था, तो वहाँ पे हमने ओवरव्यू दिया था। तो इस ओवरव्यू में भी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं readme.md के अंदर। तो हमारा एक्सप्लोरर हम बंद करते हैं और आते हैं हम रीडमी में, और यहाँ पर बहुत सारा हमने पहले से ही दे रखा है और यहीं पे हम कहीं पे जगह बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह बना लेते हैं। सो हमको क्या देना है, या फिर हम इसको ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो ज़्यादा। यस, ये जगह सही रहेगी। टेस्ट केसेस का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझते चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं, टेस्ट केसेस का वर्क। यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस मैं लिख देता हूँ कि ये टेस्ट केसेस जो हैं ये हैं क्या, इनकी फैसिलिटी और बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे क्या किया, कुछ पॉइंट्स नोट कर दिए हैं, और ये जितने भी टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखे गए हैं इसके लिए नोट भी लिख दिया हूँ। तो readme.md फाइल जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट जब गिटहब की रिपोजिटरी ओपन करोगे आप तो आपको मिल जाएगी। इसके अंदर नोट लिख दिया है कि जैसे कि एरर मैसेज वगैरह अगर मिलते हैं हमको तो उसकी जगह पे आपको कस्टमाइज मैसेज मिल जाता है। मतलब कि टेस्ट केसेस का मतलब समझ लो कि जैसे हम पाइथन के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं कि इन केस अगर हम कोई कोड ट्राई कर रहे हैं, अगर वो सही है तो ठीक है, हम एल्स में चले जाते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट में हम एक कस्टमाइज मैसेज यूज़र को शो कराते हैं। काम वही है, टेस्ट केसेस में हम इन्हीं का यूज करते हैं, क्योंकि पाइथन में हमको टेस्ट केसेस के लिए ट्राई एक्सेप्ट का केस मिलता है या रेज कीवर्ड मिलता है, जिसके थ्रू हम किसी भी एरर को रेज करके उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो कि readme.md फाइल में मिल जाएगा। सबसे पहले चीज़ की ऑटोमेटिक टेस्टिंग क्या है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग का मतलब ये है कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं और प्रोजेक्ट हमारा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, जब हम कोड लिखना चालू करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो कोड तुरंत बड़ा हो गया है, नहीं। कोडिंग स्टार्ट करते हैं पहले 2, 4, 10 लाइन, जैसे ये जेंगो का ही केस ले लिया जाए। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क था पूरा का पूरा, मतलब कि बनी बनाई फाइल्स थी। लेकिन आज हम 22वें या 23वें क्या कहते हैं इसके लेक्चर में हम इतनी सारी फाइलें क्रिएट कर चुके हैं और इतना सारा कोड कर चुके हैं कि अभी एक बैग अगर इसको देखना हो तो इसमें हमको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जब हमारे पास कोड ज़्यादा होने लगता है तो कई लेवल की प्रॉब्लम्स होती है जिसको कि हमें पता भी नहीं रहता और हम कोड करते चले जाते हैं
और इन केस जब हमारा कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया और उस केस में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको सॉर्ट आउट करना भी उतना ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग का काम ये होता है कि हम अलग अलग यूज केस पहले से ही बना देते हैं कि ठीक है, अगर यूज़र जो है हमें नाम में, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो हमने एक फॉर्म बनाया था और उसके अंदर हमने यूज़र से नेम मांगा था, लेकिन हो सकता है नेम में यूज़र डिजिट दे दे, हो सकता है यूज़र नाम में कुछ दे ही ना, ब्लैंक दे दे, या हो सकता है यूज़र नाम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स दे दे, या हो सकता है यूज़र नाम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, डिजिट सब मिक्स करके दे दे, या हो सकता है यूज़र जो है नाम की जगह पे 1000, 2000, 10,000 का नंबर का कैरेक्टर दे दे। तो ये सब अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। इन्हीं के लिए हम पहले से ही जितने भी एक्सपेक्टेड रेशियो होते हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज़ हैं एक फील्ड की, उसमें हम पहले से ही सोच के टेस्ट केस बना लेते हैं। तो होगा क्या, मान लो यूज़र ने अगर नाम में हमको ब्लैंक दे दिया तो हम तुरंत उसको मैसेज शो कराएंगे कि क्या कहते हैं, एम्प्टी नेम नॉट अलाउड, प्लीज़ गिव सम नेम। या इसका हम छोटा सा एग्जांपल देखना चाहें तो आप किसी भी, जैसे फेसबुक पे चले जाओ, जीमेल पे चले जाओ, गिटहब पे अपना अकाउंट बनाने के लिए जाओ, वहाँ पे अगर फील्ड का नाम कुछ भी देते हो गलत तो वो तुरंत बोल देता है कि ईमेल आईडी का फॉर्मेट नहीं सही है, या मोबाइल नंबर का फॉर्मेट नहीं सही है, या इसका लेंथ कम है, या ईमेल आईडी के अंदर हम ये स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं करते हैं। इनके लिए इन्होंने पहले से ही टेस्ट केसेस बनाए हैं जो कि क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। इन केस अगर कोई टेस्ट केस नहीं बना है तो आप कभी कभी कुछ साइटों पे जाते होगे, कुछ चीज़ हिट करते होगे, जैसे गवर्नमेंट की साइटें, बीटीसी, बीएड, इन सभी का जब फॉर्म आता है तो स्टूडेंट जब बहुत सारे बल्क में आते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो उस समय पे जो सर्वर है वो कई बार क्रैश होता है और बहुत ही लंबा चौड़ा एक अनएक्सपेक्टेड एरर का लिस्ट मिल जाता है हमको। ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम टेस्ट केस क्यों बनाएं, तो उसका आंसर तो हमको इसी में मिल गया कि हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम यूज़र को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। जैसे बीटीसी या बीटेक क्या कहते हैं, बीटीसी या बीएड, इस तरीके के फॉर्म को जो भरने वाले स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी हद तक नॉन टेक्निकल होते हैं, और उनको जब उस तरीके का एरर मिलता है तो उनको समझ में नहीं आता कि ये असल में है क्या। बस उनको ये समझ में आ जाता है कि हम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, भर रहे थे और फेल हो गया है, और हमने जो वो 15-20 मिनट की मेहनत की थी भरने में वो हमको दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन जब टेक्निकल बंदा होगा वो उस एरर को देखकर तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा है, इनकी फाइल फोल्डर ये है, इसमें ये एक फाइल नाम है जिसके अंदर की इस लाइन नंबर पे इस टाइप का एरर आया है। अब जो डेवलपर है वो ये समझा, लेकिन हो सकता है कि कोई हैकर हो या कोई खुरापाती दिमाग का इंसान हो जिसने उसको देखा तो वो बड़े आराम से उनके सर्वर तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसको फाइल का स्ट्रक्चर वहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए काफ़ी हद तक की सिक्योरिटी को भी मैनेज करने के लिए हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि क्या टेस्ट केसेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो बिल्कुल अब तो पता चल ही गया होगा कि ये हेल्प कैसे करेंगे। कोई अगर नॉन टेक्निकल बंदा हमारे किसी भी, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, उस प्रोजेक्ट को वो आता है तो हम नहीं चाहते हैं कि वो फालतू में परेशान हो, और हम उसके साथ में ये भी चाहते हैं कि अगर उसको कोई अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड उसने डाल दिया और फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो फाइनली उसको जो कुछ भी एरर में मिला है वो डेवलपर को आराम से उसके बारे में बता सके कि मुझे ये मैसेज मिला है। तो अगर टेस्ट केसेस हम ही ने बनाए हैं तो जब हमको एंड यूज़र वो मैसेज बताएगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यूज़र को एक्चुअल में गलती क्या हो रही है। या इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल हम दे सकते हैं, आप कभी एटीएम में जाओ, एटीएम के अंदर आप देखोगे लेफ्ट या राइट साइड में एक लंबी सी लिस्ट लगी होती है कि 00 वाला एरर मिले तो ये प्रॉब्लम है, 01 मिले तो ये प्रॉब्लम है, 75 मिले तो ये प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या किया, वो टेस्ट केसेस बना के रखे हैं कि ठीक है आपको इस तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम मिल सकती है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम मिल रही है तो आप ये चार्ट है, इस चार्ट में जाओ और देख लो जिस तरीके की प्रॉब्लम, जो तरीके का आपको कोड मिला है उसके आगे जो प्रॉब्लम है वो समझ जाओ। समझ गए, अगर उसके लिए आपको बैंक के कस्टमर केयर से बात करनी है तो आप बात करके उनको बताओ, तो वो आसानी से समझ जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई है। तो वही जो बैंकिंग सेक्टर में, एटीएम सेक्टर में वो मदद कर रहा है कि आप कस्टमर केयर पे फ़ोन किए, उनको बता दिए मैं एटीएम मशीन पे आया था, मुझे 75 का एरर मिला, वो तुरंत समझ जाएंगे। आपको उनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों ये हुआ, कैसे हुआ, कब नहीं हुआ, कब हुआ, वो तुरंत समझ जाएंगे। तो उनको और अपना काम आगे का पता है कि क्या करना है, टेक्निकल टीम से बात करेंगे, वो उसको रिजॉल्व करेंगे। इसी तरीके से इसके बाद में क्या है कि कैसे टेस्ट केसेस प्रॉब्लम को पढ़ने के साथ उनको सॉल्व करने में
हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर अभी मिल गया कि अलग अलग हमने टेस्ट केस बना लिए, उसके लिए हमने अलग अलग यूज़र को आउटपुट दिखा दिया। जो आउटपुट यूज़र को मिला है उसके बिहाफ पे वो हमको बताएगा, हमको तुरंत पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमको पता है हमने क्या किया है और कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं हुई हैं और किन चीज़ों के लिए हमने प्रॉब्लम पहले से ही रिजॉल्व कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट केस क्या है, टेस्ट केस कोड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, कि जब हम मल्टीपल टेस्ट केसेस बना लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोड में आगे बढ़ जाते हैं तब भी हमारे वो टेस्ट केसेस जो हम बना के रखे रहते हैं वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने से हमेशा रोकते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टेस्ट केस टीम वर्क। बिल्कुल, टीम वर्क की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम टीम वर्क की बात करें, जैसे हम जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर देख चुके हैं कि एक मॉडल का सेक्शन है, एक व्यू का सेक्शन है और एक टेम्पलेट्स का सेक्शन है। दैट मीन्स कि हम 3 अलग अलग काम कर रहे हैं। 3 अलग अलग काम कर रहे हैं तो इसमें अगर मान लो हम 2 3 4 लोगों की टीम अलग अलग काम कर रही है प्रोजेक्ट पे, तो उस केस में अगर कोई केवल मॉडल पे काम कर रहा है या कोई व्यू पे या कोई टेम्पलेट पे काम कर रहा है तो हमने टेस्ट केसेस बना रखे हैं। किसी को जैसे मान लो कि जो HTML पे काम करने वाला बंदा है उसको हो सकता है कि पाइथन की नॉलेज ना हो सकता है उसको SQL की नॉलेज ना हो, तो वो उस समय प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो HTML पे काम कर रहा है, उसको एरर मिला और उसके लिए हमने उसको एक कस्टमाइज मैसेज दिखा रखा था, तो वो तुरंत टीम से कांटेक्ट करेगा और बताएगा मैं HTML की इस जगह पे ये काम कर रहा था और मुझे ये वाला मैसेज मिला है। डेवलपर तुरंत सुनने के साथ में समझ जाएगा और बता देगा कि अच्छा ये कोड एरर मिला है, मतलब कि ये प्रॉब्लम कर रहे हो, इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, या अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम मिला है मतलब कि इस पे मेरा काम है, आगे मैं इस काम को सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो टीम वर्क में काफ़ी सारा काम जो है वो हेल्पफुल हो जाता है केवल इस टेस्ट केस की वजह से। इसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या है कि बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज़। अब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेटेजी क्या बना रहे हैं। जैसे कि अभी छोटा सा एग्जांपल एक मैंने लिया था कि मान लो हम एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे थे यूज़र के लिए, कि यूज़र का नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एड्रेस, हमको 4 चीज़ें लेनी थी। तो अब इन 4 चीज़ों को लेने में आपको ये सोचना पड़ेगा बैठ के, या आप उनको लिख लिख के अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के ट्राई करो कि आप उल्टा सीधा क्या क्या चीज़ें देने पे किस किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कुछ की बात अभी हमने की कि हो सकता है यूज़र नाम में कुछ दे ही ना, ब्लैंक दे दे, या हर एक फील्ड में ब्लैंक दे दे, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? क्या आप ब्लैंक एंट्री जो है उसको डेटाबेस में स्टोर करने की परमिशन दे दोगे? नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। तो पहला तो टेस्ट केस यही हो गया कि जितनी भी फील्ड है उनको स्टॉप से रोको कि वो ब्लैंक दे के आगे ना बढ़ें। जैसा कि हमने यहाँ पर किया था व्यू के अंदर, हमने जब वोटिंग कराई थी यूज़र से, तो वोटिंग में हमने उसको ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू यही सबसे पहले कहा था कि अगर यूज़र सिलेक्ट चॉइसेस में कोई चॉइस सिलेक्ट करके लेकर आ रहा है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर उसने कोई भी चॉइस सिलेक्ट किए बिना ही सबमिट बटन क्लिक किया तो उस समय क्या आएगा, की एरर आएगा, और चॉइस में हमको क्या मिल जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट का एरर मिलेगा। और इसके लिए फिर हमने क्या किया, एक एरर मैसेज जनरेट किया, और एरर मैसेज में हमने क्या लिख दिया था, यू डिडेंट सिलेक्ट एनी चॉइस। यही केस हम क्या करते हैं यहाँ पर भी सोच के बनाते हैं कि दूसरा केस हो गया कि ठीक है यूज़र नाम के अंदर मिक्सअप कर दे रहा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कर दे रहा है, या स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ में अल्फ़ा न्यूमेरिक कर दे रहा है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम यूज़र से नाम कैसा लेना चाहते हैं। जैसा शायद आपने यूज किया हो या ना किया हो, जब हम फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक के अंदर आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप अपना एक यूज़र नेम देते हो, जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम देते हो। उसके साथ में आप एक सफिक्स मीन्स की एक नेम अलग से क्रिएट कर सकते हो जो कि URL पे आता है। जैसे मेरा जो है नाम चौधरी सुशील तो है, लेकिन गिटहब के अंदर अगर आप जाओगे तो गिटहब पे आपको, जैसे मैं यहाँ पर आया गिटहब पे, अगर हम चलते हैं तो मान लो मैं गिटहब पे आया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा URL क्या बना हुआ है, हे सुशील। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया था, अदरवाइज ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बनता है। नाम मेरा क्या है, चौधरी सुशील बिल्कुल है, लेकिन मैंने एक URL के लिए नाम अलग से दे दिया। तो इस तरीके के फील्ड भी हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल होती हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए अब जब आप बनाने जाओगे तो आप देखोगे कि जब आप कोई भी नाम दे रहे हो तो वो तुरंत चेक करता है। जैसे ईमेल आईडी बनाने जाओ तो वो कह देता है कि ये ईमेल आईडी जो है ये पहले से ही किसी ने ले लिया, आप इस तरीके की कुछ और बनाओ। तो ऐसे ही हम अलग अलग तरीके के यूज केसेस बनाते हैं जिनके थ्रू की आने वाली यूजर की तरफ से आने वाली प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करते हैं। और पहले भी हमने बात की है कि
हम जेंगो को सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, मतलब कि हम ये HTML का पेज भी बना रहे हैं, हम SQL की क्वेरियाँ भी लिख रहे हैं और हम पाइथन के कोड्स व्यू के अंदर भी लिख रहे हैं। लेकिन जब हम कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर ये सारा काम अलग अलग हो जाता है और वहीं पे एक डिजिग्नेशन हमको मिलता है टेस्टर का। टेस्टर का काम ही यही होता है कि वो कोड के अलग अलग एस्पेक्ट्स को चेक करता है अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे आई है, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट के फेज़ में होते हैं, एक डेवलपर के हिसाब से जब हम डेवलप करते हैं तो हम चीज़ों को बार बार करते करते उसी के यूज़ थ्रू हो जाते हैं। तो जब भी हमें कुछ इनपुट करना रहता है तो हमें पता है हमें क्या क्या करना है, तो हम बस वही इनपुट कर करके चेक करते रहते हैं। हम कभी उसके अलावा उल्टा वाला स्ट्रेटेजी सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो एक टेस्टर होता है वो क्या करता है, उसके पास इसके लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं कई तरीके के टूल्स देते हैं, यूज केसेस देते हैं। जब एक टेस्टर टेस्टिंग करता है और उसको प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है तो वो उसके लिए पूरा एक लंबा चौड़ा टेस्ट केस बना के डेवलपर को वापस पास ऑन करता है कि आपके इस स्टेप पे ऐसा ऐसा करने से ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको रिजॉल्व करके फिर से मुझे पास ऑन करो ताकि मैं फिर से चेक करूं। तो ये जो पूरा काम है ये है टेस्टिंग का काम। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि हम इसी तरीके की आने वाली परेशानियों को यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर एक अलग से टेस्ट की फाइल जो हमको मिलती है उसके अंदर हम अलग अलग यूज केसेस बनाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट काम यही है कि हम टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग को समझ के उसके लिए हम यूज केस बनाएंगे ताकि आने वाली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर पाएँ।